हेलो एवरीवन। और आज की इस नई चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही प्रोफाउंड और डीपली टचिंग कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं, मनोज दास की मास्टरपीस द सबमर्ज्ड वैली। देखिए, सुपरफिशियली ये एक गांव के डूबने की कहानी लग सकती है, लेकिन एक्चुअली ये मेमोरी, मॉडर्नाइजेशन और उन ह्यूमन इमोशंस के बारे में एक बहुत पावरफुल मैसेज देती है जो प्रगति की कीमत चुकाते हैं। ये एक्सप्लेनर एक कंप्लीट स्टडी गाइड होने वाला है, जहां हम इस कहानी के हर एक लेयर को अनपील करेंगे। आज की हमारी जर्नी का रास्ता बड़ा क्लियर है। हम सबसे पहले कहानी की एक क्विक समरी लेंगे ताकि हम सब सेम पेज पर हों। उसके बाद हम कैरेक्टर्स और उनके सिंबॉलिक मीनिंग्स को समझेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे विस्थापन यानी पेन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और प्रोग्रेस की रियल कॉस्ट की तरफ। और लास्ट में कुछ फाइनल थॉट्स के साथ इस थीम को डीपली रिफ्लेक्ट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी कहानी की समरी से। कहानी की शुरुआत होती है हमारे नैरेटर से, जो तब सिर्फ 5 साल का था जब उसे अपना हरा भरा अग्रेरियन गांव छोड़कर शहर शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि उसके फादर एक इंजीनियर हैं। फास्ट फॉरवर्ड टू ग्रेड 3, स्कूल में लिखे गए एक सिंपल से ऐसे से उसके अंदर अपने गांव के लिए एक ऐसी नॉस्टैल्जिया जागती है कि वो पुराने पेड़, वो मंदिर, वो गांव वाले सब आंखों के सामने घूमने लगते हैं। लेकिन तभी एक खबर आती है जो सब कुछ हमेशा के लिए बदल देती है। एक बड़ा डैम बनने वाला है और पूरा गांव पानी में डूबने वाला है। गांव वाले रेजिस्ट करते हैं, पर ऑब्वियसली आखिर में उन्हें हटना ही पड़ता है। अब आता है ट्विस्ट। डैम बनने के ठीक 5 साल बाद एक ड्राई मॉनसून के चलते पानी का लेवल अचानक गिर जाता है और डूबा हुआ शिवा मंदिर वापस दिखने लगता है। लोग भीड़ लगाकर इस नज़ारे को देखने आते हैं और यहां इस प्लॉट का क्लाइमैक्स हिट करता है। रात का अंधेरा, तेज तूफान और नरेटर के वो स्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल फादर अपनी पूरी जान पर खेलकर अबुल कारा नाम के एक गांव वाले को उस डूबे हुए मंदिर के पास से रेस्क्यू करते हैं। शुरुआत की मीठी यादों से लेकर इस आधी रात की तूफान तक ये नैरेटिव लिटरली आपको बांध कर रखता है। आगे बढ़ते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर्स और उनके सिंबल्स की तरफ। इस कहानी में हर कैरेक्टर एक्चुअली किसी बड़ी डीप चीज का प्रतीक है। सबसे पहले मिलते हैं आबोलकारा से। वैसे तो वो एक एक्सेंट्रिक, थोड़ा अजीब सा गांव वाला है जो क्लेम करता है कि वो जानवरों से बातें कर सकता है, पर एसेंशियली वो अनसेस्ट्रल रूट्स का स्टबन और एक बहुत ट्रैजिक ग्रिप दर्शाता है। एक ऐसा इंसान जो मॉडर्न दुनिया के तूफान में भी अपना पास नहीं छोड़ना चाहता। उसके बाद आते हैं नरेटर के फादर। वो बाहर से एक प्रैक्टिकल और स्टर्न इंजीनियर हैं, राइट, लेकिन वो उस बैलेंस का प्रतीक हैं जो नेसेसरी प्रोग्रेस और एक हिडन इंसानी कंपैशन के बीच होता है। वो डेवलपमेंट के लिए स्ट्रिक्ट जरूर हैं, पर अंदर से लोगों के लिए डीपली केयरिंग हैं। और फिर है गांव का शिवा मंदिर और वहां घूमने वाला बुल। देखिए, ये सिर्फ धार्मिक सिंबल्स नहीं है, ये उस गांव की कंटिन्यूटी, उनके अटूट स्पिरिचुअल फेथ और उस कल्चरल आइडेंटिटी का सबूत है जिसे विकास के पानी ने निगल लिया। और इसी से निकलकर आता है हमारा सबसे इमोशनल थीम, विस्थापन यानी द पेन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन का मतलब सिर्फ अपना सामान पैक करके नए घर में शिफ्ट होना नहीं होता। इस कम्युनिटी के लिए ये अपनी पूरी शांत एग्रेरियन लाइफस्टाइल को पीछे छोड़ देने जैसा था। उनका सबसे बड़ा दुख ये था कि जिस मिट्टी में उनके पूर्वजों की राख मिली हुई थी, उसे उन्हें हमेशा के लिए छोड़ना पड़ रहा था। अपने भगवान, अपना सेक्रेड शिवा मंदिर, सब कुछ अबैंडन करना था। सरकार ने उन्हें 18 माइल दूर एक नई वैली में फोर्स्ड रिहैबिलिटेशन दिया, कैश कंपनसेशन भी पकड़ा दिया। लेकिन पॉइंट यह है कि गवर्नमेंट का दिया हुआ कैश, एक बैंक अकाउंट का पैसा, उन डीप इमोशनल टाइज और उन कल्चरल रूट्स की भरपाई कभी नहीं कर सकता जो एक इंसान का अपनी जमीन से होता है। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है कहानी की सबसे बड़ी टक्कर, प्रगति की कीमत यानी द प्राइस ऑफ प्रोग्रेस। ये एक ऐसी डायरेक्टली अपोजिंग सिचुएशन है जिसे हम आज भी अपने रियल वर्ल्ड में देखते हैं। एक तरफ है डेवलपमेंट का ठंडा लॉजिकल नजरिया, जिसे सरकार और नैरेटर के फादर रिप्रेजेंट करते हैं। उनका कहना बड़ा सिंपल है कि फ्यूचर के बेनिफिशियल रिजल्ट्स के लिए चेंज जरूरी है और लोग बेघर ना हो, इसलिए उन्हें रिहैबिलिटेशन ऑफर की जा रही है। लॉजिक ठीक है, पर दूसरी तरफ गांव वालों का प्योरली इमोशनल पर्सपेक्टिव है। उन्हें अपने एंसेस्टर्स से एक बहुत डीप अटैचमेंट है। उन्हें अपनी सादियों पुरानी आइडेंटिटी खोने का डर है और अपने सेक्रेड डीटीज को पीछे छोड़ने में एक ओवरवेलमिंग दुख है। ये डेवलपमेंट के लॉजिक और प्योर ह्यूमन इमोशन की बिल्कुल सीधी और पेनफुल टक्कर है। इस लॉजिक और डेवलपमेंट की टक्कर को नरेटर के फादर एक अकेले सेंटेंस में समराइज कर देते हैं। वो कहते हैं, चेंज इज नीडेड फॉर डेवलपमेंट, चेंज शुड बी वेलकम्ड फॉर प्रोग्रेस। ये लाइन उस अनस्टॉपेबल फोर्स का परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन है जिसे हम मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। उनका पर्सपेक्टिव ये है कि अगर सोसाइटी को सच में आगे बढ़ना है तो फ्यूचर के लिए प्रेजेंट और पास्ट को तो ऑल्टर करना ही पड़ेगा।
लॉजिकल लेवल पर इस अप्रोच से गलती निकालना मुश्किल लगता है ना? लेकिन फिर इस आयन क्लैड लॉजिक के ठीक सामने कहानी हमारे आगे एक ऐसी विसरल इमेज रखती है जो डायरेक्टली हार्ट पर हिट करती है। सोचिए, चारों तरफ तेज बारिश हो रही है, गांव डूबा हुआ है और उन डूबे हुए खंडहारों के बीच एक चट्टान पर अबुल करा ठंड से कांपता हुआ बैठा है। वो वहां से हटने से, अपने पास्ट को छोड़ने से साफ इनकार कर देता है। ये बहुत ही पावरफुल सीन हमें बताता है कि जब प्रोग्रेस होती है तो उसकी एक ह्यूमन कॉस्ट होती है, एक बहुत रियल और कभी-कभी बहुत ही ट्रैजिक कीमत जो किसी ना किसी इंसान को अपनी पूरी जिंदगी देकर चुकानी ही पड़ती है। तो इस पूरी नैरेटिव से हमारा टेक अवे क्या होना चाहिए? आइए अपने आखिरी विचार यानी फाइनल थॉट्स की तरफ चलते हैं। हम इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही डीप और थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ रैप अप करना चाहेंगे। क्या प्रगति के लिए जड़ों को खोना जरूरी है? मस्ट डेवलपमेंट ऑलवेज कम एट द कॉस्ट ऑफ आवर रूट्स? इस पूरी कहानी का, इस सबमर्ज्ड वैली का सबसे बड़ा फिलोसॉफिकल सवाल यही है। मनोज दास एक्चुअली हमें रुककर सोचने पर मजबूर करते हैं। हाँ, हमें डैम्स चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए, लेकिन क्या हम उन लोगों को बस भूल सकते हैं जिनकी जिंदगियां इसमें डूब जाती हैं? ये कहानी प्रैक्टिकली हमसे मांग करती है कि प्रोग्रेस और ह्यूमन कंपैशन के बीच एक सही बैलेंस बनाया जाए, ताकि डेवलपमेंट जरूर हो पर इंसानियत और हमारी रूट्स को कुचलकर नहीं। इस सवाल पर अपने हिसाब से जरूर गौर कीजिएगा, क्योंकि आज की तेजी से बढ़ती दुनिया में ये कल से भी ज्यादा रेलेवेंट है। आज की चर्चा में बस इतना ही। डीप लर्निंग और रिफ्लेक्शन का ये सफर आगे भी ऐसे ही जारी रखते हैं।